नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24x7 पर सभी लोग का स्वागत है। इस GS श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सल्तनत कालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें भी पढ़ रहे हैं हम लोग गुलाम वंश। इस गुलाम वंश में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे रजिया के बारे में। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं रजिया के बारे में। हम लोग जानते हैं ये जो रजिया है इसका शासनकाल 1236 से लेके 1240 तक, यानी 4 वर्षों तक इसका शासनकाल था। इसकी जो उपाधि है उम्दत उल निस्बा, ये सिक्कों पर ये उपाधि इसकी सिक्कों पर लिखा। हम लोग जानते हैं जब इल्तुतमिश ग्वालियर की विजय से आता है और रजिया शासन प्रशासन बहुत बखूबी निभाती है, इसके एवज में इल्तुतमिश इस रजिया को उम्दत उल निस्बा की उपाधि देता है और सिक्कों पर उसका नाम खुदवाता है। इसी के साथ साथ रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करता, दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का उत्तराधिकारी घोषित करता है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला है जो शासिका बनी थी। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम महिला जो है रजिया सुल्तान है, दिल्ली की बैठने वाली। इसके बाद भी कोई अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के शासन करने वाली कोई प्रत्यक्ष महिला दूसरी है तो वो आता है इंदिरा गांधी का। अप्रत्यक्ष रूप तो पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोगों ने शासन किया, लेकिन डायरेक्ट दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला है आपका रजिया सुल्तान। और दूसरी महिला की अगर हम बात करते हैं तो आज के संदर्भ में आती है हमारी इंदिरा गांधी। इसके बाद भी अगर कोई आता तो सब अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे शासन करती हैं। इसके बगैर हम बात करते हैं, अगला आता है तो रजिया के मामले में दिल्ली सल्तनत ने स्वयं जनता ने अपना निर्णय लिया था इसको गद्दी पर बैठाने के लिए। हम जानते हैं कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जो अमीर वर्ग हैं, जो गुलाम वर्ग जो थे, ये रजिया को नहीं पसंद करते हैं। वह रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा देते हैं। इसलिए रजिया जनता के बीच में जाती है, लाल वस्त्र पहन के जाती है और जनता से न्याय मांगती है कि हमको सम्राट ने उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद भी रुकनुद्दीन को बैठा दिया गया गद्दी। क्योंकि उस समय लाल वस्त्र जो था न्याय मांगने का एक सिंबल था। किसी को भी अगर न्याय चाहिए होता है तो वह लाल वस्त्र पहन के दरबार में जाता था। इसीलिए रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहन के डायरेक्ट दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है कि हमको राजा घोषित किया गया था, उसके बाद भी रुकनुद्दीन को बैठा दिया गया। इसलिए रजिया के मामले में पहली बार जनता ने स्वयं निर्णय लिया था। आगे हम बात करते हैं तो पर्दा प्रथा। ये जो पर्दा प्रथा था इसको इसने त्याग दिया और पुरुषों की तरह काबा, जिसको हम आज कोट कहते हैं, और कुलाह जिसको टोपी कहते हैं, पहनकर प्रत्यक्ष दरबार में आने लगी। यानी काबा और कुलाह पहन के दरबार में आने लगी, जिससे उलेमा वर्ग या गुलाम वर्ग को ये पसंद नहीं था। इसीलिए इसके शासन में षड्यंत्र होने लगता है। इससे अगर हम बात करते हैं तो एतकीन, रजिया ने अपने 2 विश्वास पात्र एतकीन और अल्तुनिया, तो यही एतकीन को बदायूं का इक्तादार बनाती है। फिर आमिर हाजी का पद इस एतकीन को देती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो है अल्तुनिया। अल्तुनिया को बरन और भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया जाता है। लेकिन बाद में हम बात करते हैं तो रजिया के पतन में इन्हीं दोनों व्यक्तियों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसमें एतकीन षड्यंत्र रचता है और अल्तुनिया को भेजता है रजिया का दमन करने के लिए
और अल्तुनिया रजिया को गिरफ्तार करके कारागार में डाल देता है। लेकिन रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। ये रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और दिल्ली पे पुनः सत्ता काबिज करने के लिए प्रयास करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति होता है याकूत, इसको अमीर आखुर का पद दिया था। यह अमीर आखुर एक अश्वशाला होता था, यानी अश्व घोड़ों को देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत। इससे विशेष अनुराग रखती थी रजिया। जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तब ये अपने हाथों या अपने पीठ का सहारा देकर रजिया को घोड़े पर बैठाता था। लेकिन एक इतिहासकार है इसामी, वह रजिया पर प्रेम संबंध आरोप लगाते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1240 में लाहौर का जो इक्तेदार होता है कबीर खां अयाज, यह विद्रोह कर देता है, क्योंकि षड्यंत्र रचते हैं एतगीन और अल्तुनिया, और ये दोनों जानते हैं कि दिल्ली में रजिया को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर रजिया के साथ जनता खड़ी है। इसलिए रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाते हैं और ये काम करते हैं। 1240 में लाहौर का जो विद्रोह होता है, इक़्तिदार होता है, इसलिए बाहर जाते हैं। इसके बाद रजिया का पतन होता है। जब गद्दी प्राप्त नहीं हो, दोबारा गद्दी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो ये अल्तुनिया के साथ वापस चली जाती है और रास्ते में एक जगह बैठते हैं, उसकी क्या है, हत्या कर दी जाती है। अब रजिया जब हट जाती है तब इसको बहराम शाह को यह गद्दी मिलती है। यह 1240 से लेके 1242 तक शासन संभालता है। यह एक नए पद का सृजन करता है जिसका नाम होता है नायब ममलकात नामक एक पद का सृजन करती है। इस पद पर जो रजिया को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा होता है, यानी एतगीन, इस एतगीन को पहली बार यह पद दिया जाता है नायब ममलकात का जी बहराम शाह द्वारा, क्योंकि ये रजिया को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इससे असंतुष्ट हो जाता है अल्तुनिया और इसी के बाद रजिया से शादी कर लेता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अगला शासक होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। यह 1242 लेके 1246 तक शासन करता है। यह एक अयोग्य उत्तराधिकारी साबित होता है, क्योंकि इसके शासनकाल में जो शक्तियाँ थी वो समस्त शक्तियाँ 40 दल के सदस्यों के पास थी, यानी जो तुर्क चालीसा था वही इस सारी शक्तियों का उपयोग करते थे और 2 साल में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है नासरुद्दीन। यह 1246 से लेके 1265 तक शासन करता है। ये इसकी खासियत यह है कि मधुर और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, यानी बहुत सुरीला, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये जो कुरान की नकल है, कुरान की नकल करना और टोपी सिलकर अपना जो व्यक्तिगत खर्च है यह निकालता था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा सुल्तान ऐसा जो टोपी सिलकर अपना व्यक्तिगत खर्च निकालता है या कुरान की आयतें लिखकर उसको बेच करके अपना व्यक्तिगत खर्च निकालता है, तो वो आपका है नासरुद्दीन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसी के शासनकाल में एक राइटर होते हैं, इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज, जिनका नाम है। इन्होंने एक किताब लिखी है तबकात-ए-नासरी। ये तबकात-ए-नासरी नासरुद्दीन को ही समर्पित किया गया है। इसी तबकात-ए-नासरी में इस नासरुद्दीन को आदर्श सुल्तान दिल्ली सल्तनत का बताया गया है कि आदर्श सुल्तान नासरुद्दीन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके समय में जितनी भी शक्तियाँ थी वह समस्त शक्तियों का प्रयोग बलबन करता था और इसी बलबन को नासरुद्दीन ने उलुग खां की उपाधि से सुशोभित किया था। इस प्रकार बलबन 20 साल तक इसका अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता, 20 साल अपना शासन करता। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ा रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं
हम लोगों ने सब के सब समेटने की कोशिश की है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।